आज हम चैप्टर नंबर 29 देखेंगे, बिजनेस एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है व्हेन यू कैन एक्सेस द होल वर्ल्ड। मतलब हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक गांव में आपकी एक्सेस होती है, एवरी यू कैन कॉल इट कंट्री, तो इसी तरह पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट द वर्ल्ड हैज, अब हर बंदा जो है उसकी एक्सेस दुनिया के हर कोने तक हो चुकी है। तो एंड देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में जब एक्सेस हर बंदे की हर जगह है, तो दैट लीड्स टू increased worldwide competition. Now, every single firm operating in a certain country does not have competition with other rival businesses which are operating in the same region. Now, it has competition with all other companies operating in the world. क्योंकि as आपका जो customer है can buy from you or can buy from any other company in the world because of globalization. इसी तरह तो अब इसका मतलब है कि you have to face that worldwide competition. और उसकी वजह क्या है कि how customer is able to access other businesses as well. आप अगर बिजनेसमैन हैं और let's say कि you want to buy some raw material from another business, तो आप you can buy it from a local business, you can buy it from any other business operating in any other country in the world. उसका रीजन क्या हुआ कि जो कंपटीशन बढ़ गया है, इससे ऑफ कोर्स customers would get lot of varieties, their living standard would increase because they'll be able to buy any item that is being produced in the world. And like apart from that, businesses they have to face tough competition, they have to buckle up as well, like they have to come up with good quality products, they have to stay competitive in the market कि अब उनको हर एक से compete करना है। तो जैसे कि आप देखो, तो अगर मैं when it comes to car industry, तो पाकिस्तान में यहाँ पर होंडा, टोयोटा और सुजुकी ऑपरेट करते थे, लेकिन अब with the passage of time there are many companies which are actually entering this region and many other who are actually in the pipeline trying to enter or planning to enter. तो इसका मतलब है अब ये जो कंपनी हमें नजर आ रही है टोयोटा, होंडा, सुजुकी, नाउ पहले तो इनका कंपटीशन ऐसा आपस में एक दूसरे के साथ ही था, लेकिन अब उनका कंपटीशन हर कंपनी के साथ है जो कि पाकिस्तान में एंटर हो रही है। और डजंट मैटर कि वो कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है पाकिस्तान में या नहीं, इवन इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान, उनका जो टोयोटा, होंडा और सुजुकी हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, उनका कंपटीशन उनके साथ चल रहा है। जैसे आपके पास MGHS है ना? यस। अब जो MGHS आपके पापा ने दी होगी, तो MGHS जो है ना was not being produced in पाकिस्तान, वो बाहर प्रोड्यूस होती थी और उसको इंपोर्ट किया जाता था। इसको हम बोलते हैं CBU। CBU का मतलब है कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स, मतलब कि मुकम्मल वो बाहर की कंपनी बाहर तैयार कर रही है एंड दे आर सेंडिंग इट टू पाकिस्तान, कर रही है थी बल्कि, एंड दे वर सेंडिंग इट टू पाकिस्तान। अब तो खैर वो उन्होंने बैन कर दिया कि इंपोर्टेड कार्स नहीं आएंगी। तो अब MG ने क्या किया कि दे हैव एक्चुअली सेट अप अ प्लांट इन पाकिस्तान एंड नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम कार इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है शायद अगर अभी नहीं डिलीवरी शुरू की तो जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अब उसकी वजह जैसे हमें नजर आ रहा है कि हमें एक चीज बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, कि अब ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई है। जैसे गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो गाड़ियां जो है वो थ्रू सी जो है वो इंपोर्ट की जा रही थी पाकिस्तान, और वो शिप्स के थ्रू आती हैं और उसमें फिर रैम्स के थ्रू उनको अनलोड किया जाता है टू द सी पोर्ट, और वहां से फिर आगे उनको ट्रॉलर में या जो भी आपके व्हीकल है कमर्शियल, उस पर लोड करके भेजा जाता है टू द शोरूम। दिस इज द वे ना। और आपने भी देखा होगा कि कोई ट्रॉलर जा रहा है या कमर्शियल व्हीकल जा रही है जिसमें गाड़ियां लोड हुई हुई हैं और जा रही है, देखा है ना आपने? यस।
तो वो अगर बाहर से आती है तो इस तरह से सी बोर्ड से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो अगर रोड नेटवर्क अच्छा है तो इट्स इजियर। अब रोड नेटवर्क अकेला ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आता, इट्स अबाउट सी ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो वहां से भी क्योंकि आसानी से एक्सेस हो गई है और सेफ जर्नी होता है, तो वो चीजें आप आसानी से भेज रहे हैं। दैट इज वाई कंपटीशन इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। फिर स्टोरेज सिस्टम ये भी मैटर कर रहा है, क्योंकि देयर आर मेनी आइटम व्हिच आर क्वाइट फ्रेजाइल, और देयर आर मेनी आइटम्स व्हिच आर पेरिशेबल इन नेचर। जैसे कि आपकी फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनको आपको स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है कि वाइल दे आर ट्रैवलिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड, एक से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, तो दे स्टे होलसम, दे डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल शेप, और वो स्टिल ईटेबल होती है, हाइजेनिक रहती हैं। तो इसी तरह अगर कोई फ्रिजाइल आइटम्स हैं, जल्दी टूट जाती है, तो उनको भी कंटेनर्स आजकल इस्तेमाल होते हैं, उनमें लेकर आया जाता है, और वो सील पैक्ड होती है। मतलब वंस यू पुट द गुड्स इनसाइड इट, दे सील इट, और वो तभी खुलती हैं जब वो उस रीजन में, उस कंट्री में जाती हैं। तो अगेन दे स्टे इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो चांसेस कम होते हैं क्योंकि कोई टूट फूट हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जैसे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म लूज कर दे। इसी तरह फिर आपका एफिशिएंट और वर्ल्ड वाइड ranging communication system है। This is also extremely important because if you want to buy something, so internet is the way to go. You can virtually meet your supplier or your customer through internet, और वहां पर आप सारा एग्रीमेंट और डीलिंग कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू बाय गुड्स। वरना दूसरे मुल्क में सप्लायर कहाँ पर है, कस्टमर कहाँ पर है, यू हैव नो आइडिया, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेंड गुड्स फ्रॉम योर ओन कंट्री टू अनदर कंट्री। हाँ, वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप यही बना रहे हैं, यही प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर सेंड करना है, तो यू नीड टू नो कि कस्टमर्स की आपको एक्सेस हो और आपकी एक्सेस कस्टमर्स को। तो फॉर दैट इंटरनेट प्लेज अ वाइटल रोल इन इट। और आप चैट करके, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप यू कैन सेट अ मीटअप, अ वर्चुअल मीटअप, और वहां पर आप फिर देख लेते हैं कि हमें किस सप्लायर से बाय करना है, या किस कस्टमर को हमने चीजें अपनी सेल करनी। तो ये भी जो है वो आपकी कंपटीशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि कस्टमर की एक्सेस हो गई है, विदाउट गोइंग देयर दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट सप्लायर्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अब ये भी एक है कि अब जो कि लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहा है, तो नाउ पीपल आर एबल टू नो के उनके लिए बेस्ट चीज कौन सी है। पहले तो ये जो अवेलेबल थी वो ले रहे थे, अब ये जैसे गाड़ियों की बात ही कर रहे हैं, तो अब ये है कि नाउ पीपल हैव एक्सेस, तो वो कहते हैं जी हमें बेस्ट कार चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हों, सेफ्टी फीचर्स भी हों, 360 डिग्री कैमरा हो, रडार सिस्टम हो, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, वगैरह वगैरह। अगर मैं गाड़ियों की बात करता हूँ, तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में ये चीजें मौजूद हैं, है ना। हेलो। यस सर। हाँ, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, आपके क्या कहते हैं, एयर बैग्स हो गए, जो पहले नहीं था। तो अब लिविंग स्टैंडर्ड से बढ़ रहा है, तो पीपल वांट टू हैव तो गुड क्वालिटी आइटम। पहले तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड लो था तो वो जो मिल रहा है ठीक है, तो अब पीपल हैव नाउ अवेयरनेस एंड दे हैव द परचेजिंग पावर टू बाय, तो वो बाय कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कहते हैं गरीब मुल्क है, तो अब देखो कितनी एसयूवी की लाइन लग गई हर जगह। तो गरीब मुल्क कैसे है, लोगों का पैसा है ना। अच्छा खैर, गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है। तो अच्छा, तो एक ये वजह है जिसकी वजह से लोग जो है ना, दे हैव रिजॉर्ट टू गुड्स विच आर प्रोड्यूस आउटसाइड द कंट्री। तो उनको भी वो कह रहे हैं कि हम वहां से भी बाय करना है। वाई टू बाय ओनली लोकल आइटम्स इफ वी आर एबल टू बाय आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल विच आर फार बेटर देन लोकल आइटम। तो फिर वहां से लेंगे, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो बढ़ना ही है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो अब ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ कंट्रीज भी जा रहे हैं कि दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि जिसमें आप क्या करते हैं, यू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स। और ट्रेड बैरियर समझती हो क्या होते हैं? यस सर। क्या? सर जो ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे टैक्स और जी कोटास और टैरिफ्स। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, दे बेसिकली आर मेड टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। तो जब ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं कंट्री के दरमियान, तो ऑफ कोर्स इट विल आल्सो encourage other firms to
sell their goods in another country or other countries, तो उससे भी आपका competition of course बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आपके लिए आसान हो गया, आपके बैरियर रिमूव हो गए to sell your goods in other parts of the world. तो ये 4 हमने रीजन पढ़े हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। अच्छा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हैं फॉर बिजनेसेस के लिए एज फार एज ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न। तो वहां हमें नजर आ रही है कि पहले ओपनिंग अप फॉरेन मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लेट्स से कि यू वर सेलिंग योर गुड्स इन द लोकल मार्केट and now you have opportunity to sell it in other countries as well, तो उससे आपकी सेल्स मजीद बढ़ेगी। कि लेट्स से कि अगर ऑलरेडी जो आपके कस्टमर्स हैं दे आर बाइंग फ्रॉम यू, तो आपकी सेल्स मजीद नहीं बढ़ रही, बट इफ यू मूव टू अनदर कंट्री तो आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कस्टमर भी आपसे चीजें बाय करेंगे जो पहले नहीं कर रहे थे, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिजनेस कैन फर्दर एक्सपैंड और इंक्रीज देयर सेल्स। फिर ओपनिंग फैक्ट्री अब्रॉड टू गेन एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट, ये भी है कि you can set up your factory in an area where there is cheap labor available, cheaper raw material is there, electricity is cheap, low taxes are there, तो you can set up your business over there as well। लेकिन वहां पर अपने वर्कर्स को अगर लेके जाना है या आपने कोई सामान वहां पर शिफ्ट करना है, तो नाउ इट हैज बिकम इजियर, क्योंकि आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आपके लिए बहुत आसान हो गया है मूविंग टू अनदर कंट्री एंड सेटिंग अप योर बिजनेस ओवर देयर एज वेल। तो आप वो लोअर कॉस्ट का जो एडवांटेज है वहां अचीव कर सकते हैं। चीपर रॉ मटेरियल कैन बी इंपोर्टेड, ये भी है, अगर आप सेटअप नहीं भी कर रहे तो आप रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं दूसरे मुल्कों से, व्हिच इज क्वाइट चीप कंपेयर टू द रॉ मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल इन योर कंट्री, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। और रॉ मटेरियल कम है तो इट माइट लोअर डाउन योर टोटल कॉस्ट एज वेल, और टोटल कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। डिसएडवांटेज में इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन एंड लोकल फर्म में क्लोज डाउन, ये प्रॉब्लम जरूर है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड, तो आपकी अगर लोकल फर्म है या कोई लोकल फर्म है जो अभी स्ट्रगल कर रही है या अभी उसकी वो क्वालिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट फर्म वोंट बी एबल टू कम्पीट। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगर क्वेश्चन लोकल फर्म का आ रहा है ओनर का, तो उसको टफ टाइम फेस करना पड़ेगा और वो इट माइट एंड अप क्लोजिंग डाउन देयर बिजनेस, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन से कम्पीट करना आसान नहीं होता, बिकॉज देयर माइट बी मेनी कंपनीज व्हिच हैव अ वेरी गुड ब्रांड इमेज और व्हिच हैव टॉप क्लास क्वालिटी, तो वो आपकी क्वालिटी शायद अच्छी ना हो या आपकी कॉस्ट ज्यादा हो और आप उतनी कम प्राइस पे कम्पीट ना कर पाए, तो ये एक थ्रेट भी है लोकल फर्म के लिए। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल्स इन द कंट्री, तो ये भी है कि अगर मल्टीनेशनल आपके मुल्क में आ जाती हैं या किसी भी मुल्क में जाती हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर ह्यूज जाइगेंटिक कंपनीज, तो दे ऑपरेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, तो फिर वो रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे लैंड लेबर कैपिटल को। तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज जो कि आपने इस्तेमाल करने थे आइंदा आने वाले 50 ईयर्स में, वो 10 साल में इस्तेमाल हो जाएंगे। और अगर पर्टिकुलरली दे आर नॉन रिन्यूएबल, तो अगर वो चले गए, इफ दे रन आउट दे वोंट बी अवेलेबल फॉर कमिंग जनरेशन, तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा मल्टीनेशनल जब बड़े लेवल पे ऑपरेट करेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट एज वेल इन द सेम वे, तो वो भी इशू आ सकता है, दैट माइट रिड्यूस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, स्पेशली हेल्थ हैजर्डस हो सकते हैं, तो हेल्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी उस केस में। फिर वर्कर्स इन लोकल फर्म में डिमांड हायर वेजेस एज मल्टीनेशनल्स ऑफर अट्रैक्टिव वेज रेट, ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोकल फर्म्स माइट स्ट्रगल इन कीपिंग देयर स्टाफ, क्योंकि वो स्टाफ जो है वो उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स हो रही है मल्टीनेशनल से, which are now operating in your region, और लोकल फर्म उतनी वेज पे नहीं कर पा रहे या उनको वेज ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है नहीं पे करेंगे तो मल्टीनेशनल्स जो है वो उनको हायर कर लेंगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑफरिंग देम अट्रैक्टिव पैकेजेस। तो उसमें फिर वो जो लोकल फर्म है वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, अनकम्पेरेटिव हो जाएगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा है तो उनको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और फिर तो उनको शायद इकोनॉमी स्केल उस लेवल पे अचीव नहीं हो रहा है जो मल्टीनेशनल को हो रहा है, जो कि नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो ऑपरेट करती हैं लार्ज स्केल पे। तो जो जिसको इकोनॉमी स्केल अचीव नहीं हो रहा है उसकी कॉस्ट पहले ही ज्यादा है, वो वेज जब ज्यादा देगा तो ऑफकोर्स अनकम्पेरेटिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम कहें टू अ कंट्री, अच्छा फायदा प्राइस लोअर है, तो आप इसे आसानी से डेवलप कर सकते हैं कि लोगों के लिए उसको परचेज करना आसान होगा, या पीपल विल बी हैविंग मोर मनी टू बाय अदर गुड्स एज वेल, क्योंकि अब उनको उन्हीं चीजों पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ रहा बिकॉज दे आर ऑफ लोअर प्राइस। तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ऑफ कोर्स बिकॉज दे विल बी एबल टू बाय गुड क्वालिटी आइटम एट अ लोअर प्राइस एंड दे विल बी लेफ्ट विद
enough money to buy other items as well, which they were not able to buy earlier. फिर variety मिलेगी because many people from around the world, या businesses from around the world, they are selling their goods in their region. So उससे people will be able to find the best item for themselves, which can best satisfy them. तो एक ये भी फायदा है, which can raise their living standard. फिर competition makes firm efficient. कंपटीशन होता है तो ये भी है कि अगर पहले फर्म स्लगिश थी और ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं ला रही थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो अब चूंकि कंपटीशन आ गया है तो दे हैव टू डू इट टू सर्वाइव. नहीं करेंगे तो वो दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट बाय देयर कंपेटिटर्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सुजुकी जो है उन्होंने दो काम किए. एक उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक तो अपनी मेहरान जो कि एक फेमस प्रोडक्ट थी और सक्सेसफुल थी, उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और उसकी जगह पर ऑल्टो निकाली है, जो अब उसकी जगह मेहरान की जगह उसने ले ली है और वो आप कह लेंगे बेस्ट सेलिंग कार है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर इन पाकिस्तान. तो अगर ये कॉम्पिटिशन ना आता तो उन्होंने मेहरान को चेंज नहीं करना था, 30 सालों से चला ही रहे थे ना. तो वो कॉम्पिटिशन आने की वजह से दे अपग्रेडेड देयर कार और मेहरान को बंद करके उसकी जगह ऑल्टो निकाल के उसमें इंप्रूवमेंट ले आए कार के अंदर. इसी तरह फिर उनके पास सुजुकी स्विफ्ट है. तो अगर आप देखो, आपने स्विफ्ट देखी है गाड़ी जो नया सर मॉडल? देखी होगी लेकिन मुझे पता नहीं है. अच्छा नहीं, लेकिन वो आप अगर कहूँ तो एज फार एज स्मॉल कार्स आर कंसर्न, हैचबैक्स, तो बेस्ट कार अगर मैं शेप की बात करूँ तो वही है और इसलिए वो बिक भी रही है. यानी कि सुजुकी स्विफ्ट जो है वो हैचबैक्स यानी कि जो ये डिक्की के बगैर गाड़ियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कार देखने में यही है और वो बिक रही है और कम्पीट कर रही है मार्केट में. और वो अब चाह रहे हैं कि कल्टस को डिसकंटिन्यू कर दें इस वक्त, क्योंकि कल्टस जो है वो तंग कर रही है, वो ऑल्टो और स्विफ्ट के बीच में आ रही है और कल्टस में कोई इस तरह की कोई ऑफरिंग भी नहीं है जो कि दूसरी गाड़ियों में दी जा रही है. तो शायद सूनर और लेटर वो इसको डिसकंटिन्यू कर दी, जबकि कल्टस भी एक बहुत ही सक्सेसफुल कार रही है एंड इट वाज सोल्ड लाइक हॉट केक्स. तो इसका मतलब है कंपटीशन जो है वो फर्म्स को इम्प्रूव करने का मौका देता है और फर्म जो पहले नहीं कर रही होती कि चलो यार चिल करो हमारा कौन सा कंपटीशन है, दे आल्सो गिव देयर 100%. और जिसमें वो कस्टमर को तो फायदा होता है, वो खुद भी एफिशिएंट हो जाती हैं, कॉस्ट सेविंग मेथड इस्तेमाल करती हैं. तो और उससे उनको भी पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है. कंपटीशन जो है ना मेक्स पीपल या मेक्स बिजनेसेस इम्प्रूव themselves. अदरवाइज अगर कंपटीशन नहीं है तो हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे और फिर उनको भूल ही जाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और जब कंपटीशन लेटर ऑन आएगा तो फिर वो शायद कम्पीट ना कर पाए. तो कंपटीशन अच्छा होता है बिकॉज इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज कि जी हमें कुछ ना कुछ नया करना है, अदरवाइज विल बी आउट ऑफ द मार्केट. फिर इंक्रीज स्टैंडर्ड लिविंग, मैंने बता दिया है कि लोगों को जब चीजें मिलेंगी और लोग कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो मुल्क के अंदर बन रही हो बाहर बन रही हो, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय बाइंग द बेस्ट आइटम दैट इज बीइंग प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. इन द कंट्री नहीं, वर्ल्ड की बात होती है. सोशल लेवल्स, हाँ ये एक प्रॉब्लम है. वो क्यों? क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो लोकल फर्म माइट क्लोज डाउन. जैसे मैंने आपको बताया, दे माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद मल्टीनेशनल बिजनेसेस और फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन फर्म्स. तो जो लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो सोशल लेवल तो आएंगी, इक्वालिटी, रॉबरी, करप्शन, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट तो करना है, पेट तो पालना है. तो ये इश्यूज आ सकते हैं. फिर लॉस ऑफ जॉब को मैंने ऊपर ही कवर कर दिया है तो वो नीचे आप कर सकते हैं. जब लॉस ऑफ जॉब होंगे तो पॉवर्टी बढ़ेगी और फिर कंट्री को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे और वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो दे आर नॉट गेटिंग जॉब एनीवेयर, क्योंकि लोकल फर्म तो बंद हो गई. अब जॉब कहाँ से दें, कहाँ से मिले उन्हें? तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये एक लॉस ऑफ रिसोर्स के तौर पर भी सामने आ जाएगा और इनफैक्ट गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली, और दैट मनी विच could be used in providing education, healthcare, providing power generation, या अदर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, वो फिर वहां पर खर्च नहीं कर सकेंगे. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी
tariff and quotas वो आपने बताया ही है कि these are two of the trade barriers which can be used to restrict imports या international trade. तो टैरिफ आपको पता ही है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि दे आर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ताकि ना आए। अगर आपकी डोमेस्टिक फर्म्स दे आर एट देयर प्राइमरी स्टेज और अभी वो इस काबिल नहीं है कि कम्पीट कर सकें या फेस कर सकें फॉरेन कंपटीशन। तो टैरिफ मैंने लिखा हुआ जैसे इज अ टैक्स, टैरिफ इज अ टैक्स levied on imports to make them uncompetitive। कैसे बना, ये कैसे अनकॉम्पिटिटिव होगा भैया, डेवलप करोगे ये बात? Sir, the price will increase, so people won't be able to afford it. So they will prefer to buy the local items. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सो वेयर एज कोटा इज अ रिस्ट्रिक्शन, import restriction limit on the number of items imported to a country। तो imported items एक ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा आ ही नहीं पाएंगी, तो ऑफ कोर्स फिर people have to resort to local items और फिर ऑफ कोर्स लोकल आइटम की डिमांड कम नहीं होगी, तो दोनों से इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं और उन पे बात कर लेते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं, आपने याद रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फर्क पता है दोनों में? सर शायद ये कि इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में होता है, लेकिन मल्टीनेशनल मतलब डिफरेंट कंट्रीज में होता है। मल्टीनेशनल डिफरेंट में होता है तो इंटरनेशनल किस में होता है? सर शायद इंटरनेशनल सिर्फ एक कंट्री में होता है। अच्छा ओके, किसी हद तक ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेसेस आर दोज बिजनेसेस व्हिच ऑपरेट इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां से वो स्टार्ट लेते हैं, बट दे सेल देयर गुड्स टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज मेनी, दे सेल देयर प्रोडक्ट टू मेनी कंट्रीज, लेकिन ऑपरेट एक ही जगह करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह हो रही है। जबकि मल्टीनेशनल बिजनेसेस दे ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, मतलब उनकी जो ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक से ज्यादा कंट्री में हो रही है अदर देन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, और फिर वहां सेल तो ऑफ कोर्स करेंगे ही। ये है मेन फर्क इन दोनों। तो वहां मैंने लिखा हुआ है ऑल दोज बिजनेसेस व्हिच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री आर कॉल्ड मल्टीनेशनल बिजनेसेस। और मोर देन वन कंट्री क्यों? क्योंकि एक कंट्री तो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन ही हो गया ना, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, तो बाकी कोई कम से कम एक और कंट्री होना चाहिए। मल्टीनेशनल क्यों बनती है, इसके क्या फायदे हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जैसे पहला है कि टू गेट द बेनिफिट ऑफ लो वेजेस एंड लो कॉस्ट इन अदर कंट्री। तो ये हमने ग्लोबलाइजेशन में भी कवर किया हुआ, तो मैं इसको कवर यहाँ नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स लो वेजेस से कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। To get closer to the market where it wants to sell to avoid high transport cost। ये भी सेल्फ डेवलपमेंट की हुई भी है कि भैया अगर आपने दूसरे मुल्क में बेचना ही है तो ऑल द वे क्यों आप उसको ट्रांसफर वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह वही बनाओ जहाँ पर मार्केट है, जहाँ कस्टमर है, तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है बहुत बच जाएगी। तो स्प्रेड द रिस्क बाय स्प्रेडिंग टू डिफरेंट मार्केट्स। ये भी है कि आप अगर डिफरेंट मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में, तो रिस्क स्प्रेड हो रहा है। कैसे बताओगे मुझे? Sir, if the sales are falling in one market, then increase in sales in the other market will compensate the loss. So chances of survival will increase. वेरी गुड, आपने तो मेरे जो वर्ड ही ले लिए सारे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अवॉइड ट्रेड बैरियर्स, बिल्कुल सही आपने कहा। होता है ना किसी मुल्क में डाउनफॉल, रिसेशन आया हुआ है, डाउनफॉल चल रहा है, उधर सेल कम हो रही है, तो दूसरे मुल्क में कहीं आपका जो है ना वो सेल बहुत सेल में पीक पकड़ी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उस रिसेशन में सरवाइव कर पाएंगे इन दैट कंट्री, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रही है दूसरे कंट्री से जहां पर सेल बढ़ रही है। अच्छा, वहां से आप फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बिजनेस को जो स्ट्रगल कर रहा है सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, टू अवॉइड ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ, सारी बात है। टैरिफ या ट्रेड बैरियर तो तब आएंगे ना इन एक्शन, जब आप अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। जब अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट ही नहीं हो रही, आप उसी कंट्री में बना रहे हैं जहां बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां पे फिर ट्रेड बैरियर का तो कोई इशू ही नहीं है, आपको वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे किसी भी तरह से। जैसे पेप्सी कोक यही बन रही है, तो अब जो मर्जी होता रहे, डॉलर महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है,
बैरियर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, पेप्सी को कोई टेंशन नहीं है, वो तो यही बना रहे हैं, यही बेच रहे हैं, उनका काम चल रहा है। इसी तरह सुजुकी या होंडा या टोयोटा या और गाड़ियां जो अब यहीं पर अपनी गाड़ियां बना रही हैं, लेकिन अभी भी स्टिल ये है कि गाड़ियां यहाँ बनती नहीं है, गाड़ियां असेंबल होती हैं, पार्ट्स बाहर से मंगवाते हैं, तो उनको फिर भी कहीं ना कहीं ये इशू चल रहा है ट्रेड बैरियर का। लेकिन जो कम्प्लीटली यहीं पर पार्ट्स भी यही बनाते हैं और असेंबल भी यही करते हैं, जैसे पेप्सी कोको ले लें तो उनका ड्रिंक यही बनता है और यहीं पे सेल होता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अच्छा, टू गेट क्लोजर टू द एरिया वे रिलेटिवली चीपर रॉ मटेरियल अवेलेबल, ये भी आपको समझना है। ऐसे मुल्क में जाए रॉ मटेरियल सस्ता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर सेल भी वही करना है तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ही आसान हो गया। अच्छा, फिर अगर मल्टीनेशनल के एडवांटेजेस देख लें तो ये आपको होस्ट कंट्री कौन सा है बताओ? सर जहाँ पर वो उनका बिजनेस है। कि जहां पर वो जा रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, वेयर दे आर प्लानिंग टू सेट अप देयर फैक्ट्री, वो है होस्ट कंट्री। जैसे पेप्सी और कोक के लिए होस्ट कंट्री पाकिस्तान, तो उनको फायदा क्या है? अफोर्ड, बिकॉज दे आर, आपको बताया कि ये ह्यूज कंपनी होती है तो एम्प्लॉयमेंट तो उस हिसाब से लाखों लोगों को देती है, तो गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है। गवर्नमेंट को अब एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी पड़ती, बल्कि उनको ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इन सच बिजनेस। तो ऑफकोर्स फिर रिसोर्स का बेस्ट यूज होता है, वो जाया नहीं होता है, और गवर्नमेंट को उनको अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस नहीं देना पड़ता, और गवर्नमेंट को पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकती है। पॉवर्टी जो है ना वो रिड्यूस होती है, और जो सोशल वेल्थ है वो स्प्रेड नहीं होती। न्यू इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी ऑफकोर्स, मल्टीनेशनल आती है तो इन्वेस्टमेंट करती है बड़े लेवल पे, तो वो जब प्रोड्यूस करती है तो दे डू कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, तो ये भी एक फायदा है। और कल को फिर वो एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि बना रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी चीजें सेल कर रही है, तो एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो उससे पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी आ रही है, और फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है भला? बता दो क्यों इंपॉर्टेंट, नहीं पता? नहीं सर। और इसीलिए कि फॉरेन करेंसी हम तो इस्तेमाल नहीं करते, हम मार्केट जाएंगे डॉलर थोड़ी ना देंगे, वो कहेंगे भाई क्या दे रहे हैं, हमें रुपीज दें। लेकिन ऑल कंट्रीज, doesn't matter wherever they are located, they cannot claim that they can produce each and everything which is needed by the people of the country. They have to import something from other countries as well. और जब दूसरे मुल्क से खरीदना पड़ता है तो फिर फॉरेन करेंसी कम into play, आपकी करेंसी कोई नहीं देगा, आपको उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, वो अपने मुल्क की करेंसी मांगेंगे या कोई और करेंसी मांगेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान बाय ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और एक इंपोर्ट्स का जो बिल होता है उसका एक जो मेजर आप कह लो कि चंक ऑफ द बिल जो होता है वो आपका ऑयल का ही होता है। तो अब सऊदी अरब क्या कहता है? सऊदी अरब कहता है भाई हमें पेमेंट करो लेकिन डॉलर में करनी। अब डॉलर हम तो प्रिंट नहीं करते, ना ही हम बनाते, हमारे पास है नहीं, तो वो कहाँ से आते हैं? डॉलर आएंगे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास अगली कंट्री जो है वो आपको डॉलर में पेमेंट करता है, आपके पास डॉलर के रिजर्व आना शुरू हो जाते हैं, और कल को जब आपने ऑयल लेना है तो आप वो डॉलर आसानी से यूज कर लेंगे। अगर डॉलर खत्म हो जाए या फॉरेन करेंसी ना हो तो वो जो कंट्री है वो बैंक हो जाता है, मतलब कि वो अपने अखराजात पूरे करने के काबिल नहीं है, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है कि एक मुल्क के साथ। वो कौन सा मुल्क था पता है? नो। नो, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में यही हुआ कि उनके पास फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी खत्म हो गई, और जब करेंसी खत्म हुई तो वो ऑयल मंगवाना है। श्रीलंका भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, ऑयल के लिए पैसे नहीं है। मेडिसिन वो भी बाहर से आ रही है जो वो नहीं बनाते, उसके लिए भी पैसे नहीं है। पैसे मतलब फॉरेन करेंसी नहीं है, रिजर्व खत्म हो गए। तो एम्बुलेंस भी रास्ते में खड़ी हुई है, लोग पेट्रोल लेने खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, पेट्रोल नहीं आ रहा, मतलब वहां पर देयर वाज अ ह्यूज मैस। और फिर उन्होंने कहा जी हमारी मदद करो, और फिर वो IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे मदद मांगी कि हमें आप डॉलर दें, पेमेंट फॉरेन करेंसी में दें, ताकि हमारी कंट्री चले। और वहाँ ये भी हुआ कि चूंकि वो अब कंट्री अपने एक्सपेंडिचर को मीट ही नहीं कर पा रही थी, स्पेशली कौन सा इम्पोर्ट बिल, तो वहां पर एक वैसे तो श्रीलंका आइलैंड ही है एक किस्म का, तो वहां पर एक आइलैंड होगा है छोटा सा, उसका नाम है हेम्बन टोटा। हेम्बन टोटा नाम है। वो उन्होंने
बेच दिया चाइना को, मतलब ये कि वहां पर टूरिस्ट आते हैं, जो भी वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका एक सर्टेन हिस्सा उनको चाइना को देना पड़ता है। तो इमेजिन करो कि क्या हो सकता है अगर फॉरेन करेंसी ना हो, तो एक कंट्री पूरे का पूरा ही शायद कोई और खरीद ले। तो इसीलिए एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे फॉरेन करेंसी आपको आती है, और जो किसी मुल्क की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पाकिस्तान में भी इशू चल रहा है कि पाकिस्तान के पास 2 महीने से भी कम आप कह लो फॉरेन करेंसी इतनी है कि 2 महीने का इम्पोर्ट बिल भी शायद वो पे नहीं कर सकते। तो इशू चल रहे हैं अभी। डॉलर वैसे नीचे तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है अभी, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई हुई। अच्छा, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और मल्टीनेशनल में अब चाइना भी आ गई है, और चाइना को हम वैसे तो मजाक उड़ाते हैं, चाइना 2 नंबर प्रोडक्ट, ओ फर्क है, ऐसे ही है ना। Yes. तो आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, MGHS जो आपके पास है ये चाइना की है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको पता नहीं होगा, नहीं पता था ना। नहीं। हाँ, तो इसलिए अब चाइना के साथ 2 नंबर लगाना छोड़ दें, क्योंकि जो क्वालिटी वो बना के दे रहे हैं वो अब नेक्स्ट लेवल की है, जैसे कि MGHS में नजर भी आती है। ऐसे लोगों ने पागलों की तरह तो नहीं खरीदी वो। इसी तरह मैं एक और आपको और भी गाड़ियां बताता हूँ। आपने DFS के ग्लोरी 580 प्रो देखी है? सर पता नहीं। नहीं पता, कोई बात नहीं, वो भी चाइना की है। अच्छा, आपने ये है वो हेवल H6 देखी है? ये तो देखी होगी, पीछे बड़ा सारा हेवल लिखा होता है, बड़ी सारी गाड़ी ऐसी हुई। नहीं, सर मुझे गाड़ियों के कोई नाम नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, वो भी चाइना की है। अच्छा, आपने ओशान X7, इसका तो पता होगा। ये ये सर दो, आपने ही बताया था। हाँ, तो मैंने 2022 में लॉन्च हुई है। तो ये भी किसकी है? चाइना की है। और आप उनकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, अंदर बैठे तो आपको पता लगेगा। फ्यूल एफिशिएंट बेहतरीन गाड़ियां, और वो गारंटी दे रही हैं क्या, 5 साल की गारंटी, या 1.5 लाख किलोमीटर आप गाड़ी चलाएं, कोई मसला हो आ जाए हमारे पास। तो अब जो है वो चाइना बहुत ऊपर चला गया है। अब उन्होंने पहले 2 नंबर चीजों से शुरू किया होगा, लेकिन अब ये बात नहीं है। अच्छा खैर, तो इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ रहा है, क्योंकि मल्टीनेशनल जो आ रही हैं वो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आ रही है, और लोगों को वो चीज अवेलेबल है जो कि पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थी हमारे मुल्क में। तो हमारी किसी कंपनी, लोकल कंपनी की औकात ही नहीं है कि वो हमें एक बेहतरीन गाड़ी बना के दें। तो ये जो हम अब बात करते हैं जो फीचर्स, क्योंकि मैं आपको, आपके पास गाड़ी है तो इसलिए बता रहा हूँ ना, लड़कों को ज्यादा पता होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, कि पार्किंग सेंसर्स क्यों, पैनोरामिक सनरूफ है, एयरबैग्स है, आपको भी बताया मैंने, लेन असिस्ट है, आपका वो क्या कहते हैं वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, या आपकी जो सीट के की कंफर्ट है, या सीट में जो सपोर्ट देते हैं कि, और आपके टोटली पावर्ड आपको सीट दी हुई हैं। तो वो सब कुछ जो हमें फीचर्स नजर आ रहे हैं, वो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब पीपल आर एबल टू एंजॉय। पैसे हैं, चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब चीजें आपको अवेलेबल है इसी वजह से, क्योंकि मल्टीनेशनल जो है ना, दे आर नाउ ऑपरेटिंग इन योर ओन कंट्री। अच्छा, फिर टैक्स रेवेन्यू, ये ये कैसे? क्योंकि मल्टीनेशनल जब इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करती है तो उनका प्रॉफिट भी बहुत होता है, और जब प्रॉफिट बहुत होता है तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पे करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 कंपनी की, P&G, प्रॉक्टर एंड गैमल, नाम सुना है? यस। यूनिलीवर, इसका भी नाम सुना है? यस। हाँ, तो ये दे आर, आप इमेजिन नहीं कर सकते, दे आर इमेंस इन साइज। और ये जितना खर्चा अपनी मार्केटिंग पे करते हैं, उतने पैसे पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं। तो इमेजिन करें कितनी बड़ी कंपनी। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो इनके पास तो इतने प्रोडक्ट हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने प्रोडक्ट बनाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, तो फिर प्रॉफिट कितना होता होगा, रेवेन्यू उससे गवर्नमेंट को कितना आता होगा? तो गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से इनके इन्फ्लुएंस में रहती है, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग नेशन है जैसे कि पाकिस्तान है, वो इनके इन्फ्लुएंस में रहती है। उन्हें पता है ये भाग गए तो GDP भी गई, एक्सपोर्ट भी नहीं होगी, रेवेन्यू भी गया, एम्प्लॉयमेंट भी गई, तो वो प्रॉब्लम होती है इनको। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में अगर देखें तो थ्रेट टू लोकल फर्म्स, राइट। तो लोकल फर्म, ये आपको समझ आती है, लोकल फर्म नहीं कम्पीट कर पाएंगी ना, तो आपकी लोकल फर्म तो फिर बंदी हो जाएगी, तो फिर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करेगी मल्टीनेशनल पे। तो फिर तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, मिसयूज करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी पॉलिसीज उनको बनाने नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी जरूर आ सकती है। तो लोकल फर्म का होना जरूरी है, ताकि कोई भी कंट्री कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो ऑन फॉरेन फर्म्स। फिर प्रॉफिट्स आर सेंट बैक टू देयर होम कंट्री, ये नुकसान क्यों है?
जरा बताओ। नहीं पता। No, sir. नुकसान इसीलिए है क्योंकि दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ अ सर्टेन कंट्री बट दे सेंड बैक देयर प्रॉफिट टू देयर होम कंट्री। तो ये तो नाइंसाफी है ना, कमाएं यहाँ पर और भेज वहां दें। तो ये इस लिहाज से ये एक नुकसान वाली बात है, वो वहीं पर ही रहना चाहिए ताकि वहां इस्तेमाल हो। फिर यूज अप ऑफ रिसोर्सेज ये आपको समझ आती है, स्पेशली अगर रिसोर्स जो कि आइंदा आने वाली जनरेशन को इस्तेमाल करने हैं, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में भी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पता है ना ये क्या होता है? Yes. क्या कि वो रिसोर्सेज जो अभी आपको कमिंग जनरेशन में इस्तेमाल करने हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, वो उनको अवेलेबल ही नहीं होंगे क्योंकि इतनी जल्दी आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, क्योंकि वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके मुल्क में भी बेच रहे हैं और दूसरी पूरी दुनिया में भी बेच रहे हैं। तो रिसोर्सेज तो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो 5 सालों में इस्तेमाल हो जाएंगे। और फिर अगर वो नॉन रिन्यूएबल है तो फिर वो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होने, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फिर। तो ये दैट वुड बी अ मेजर सेटबैक, और आइंदा आने वाली जनरेशन को वो फिर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने वाली जो आपने एंजॉय की। फिर लॉट ऑफ, जैसे अगर वुड फॉरेस्ट खत्म हो जाए, वुड काट काट के आपने फर्नीचर बना दिया, पूरी दुनिया को देते रहे, तो फिर वो लकड़ी से महरूम हो जाएंगे आइंदा आने वाली जनरेशन में। वो फिर वुडन फ्लोर, वुडन हाउसेज, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम आपको बता दी है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में फिर इन्फ्लुएंस करती हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, और उसमें वो डिसीजन जो उन्होंने प्योरली लेने हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल को भी देखना पड़ता है। समझ आ गई? Yes. ऑलराइट, अब हमारा एक्सचेंज रेट रह गया है, ये हम आज नहीं कर रहे, कवर इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।